अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा प्रोग्राम ट्राइबल जिरगों के मुताल्लिक़ है। ये सिर्फ फाटा ही में नहीं बल्कि साउथ पंजाब और बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। अक्सर इनके फ़ैसले ऐसे होते हैं जिसमें ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन को टारगेट किया जाता है, इसके अलावा मर्दों को भी टारगेट किया जाता है। लेकिन उससे बढ़कर जब अगर ये कौमी मामलात और पाकिस्तान की पॉलिसी में इंटरफेरेंस करते हैं तो उसमें वो फ़ैसले वो अपने हमारे ऊपर ठूसना चाहते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में बिल्कुल उनके हक़ में नहीं होते। वाक़या क्या था उस पे पहले बात करते हैं। डेरा गाजी खान में एक नौजवान जो कबीला था, उस कबीले के जिरगे ने हुक्म दिया कि वो इनके बताए हुए वक्त तक पानी में सबमर्ज्ड रहे और वो बाहर ना निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकला तो वो उसको हम कत्ल कर देंगे। और उसके पास कोई ऐसा मतलब जो नोजल मुंह पे लगाते हैं या सांस लेने के लिए कोई नल की कुछ नहीं। और वो तालाब में जा उतरे और उस वक्त तक ना उतरे निकले जब तक वो टाइम ना कवर हो जाए। उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो एक सादिक नाम का, मोहम्मद सादिक नाम का शख्स की बीवी के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। और ये जो लड़का खुद है, नौजवान है, ये जमाल इसका नाम है और इसके वालिद का जमाल बुज़दार और वालिद का नाम रहीम बुज़दार है। जो मामला जिरगे में गया उसमें जो मेंबरान थे उसमें यूसुफ सईद खान, अहमद नियाजी, आबिद, रब नवाज और जमाल शामिल थे। इन्होंने इसे 3 ऑप्शन दिए। नंबर 1, या तो वो इलाका छोड़ के दरबदर हो जाए। नंबर 2, उसको कत्ल कर दिया जाए और उसका कत्ल वाजिब है। नंबर 3, पानी के अंदर उतर जाए और जब तक जिरगा ना कहे उस वक्त मुय्यना वक्त से पहले वो बाहर ना निकले। इसके बाद जमील ने एहतजाज भी किया लेकिन उसको धक्का देके ज़बरदस्ती तालाब में फेंका गया। बाद में वो हाई कोर्ट भी गया और अपना मुकदमा उसने पेश किया, लेकिन अभी तक जाहिर है उसका कोई फ़ैसला, यहाँ तो जनरेशन्स गुजर जाती हैं, फ़ैसले नहीं होते। कबायली जिरगे हर जगह पे क्यों चलते हैं? फाटा में तो आपको पता है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, तो लोगों के लिए आसान होता है कि वो जिरगों में फ़ैसले करा लें। ना वो लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं और उनके जो फ़ैसले होते हैं वो अक्सर इस्लामी तालीमात से भी मुताबिकत नहीं रखते, वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से भी मुताबिकत नहीं रखते। अब कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो ख़बरों में बन जाते हैं, लेकिन बेहिसाब वाक़यात ऐसे होते हैं जो ख़बरों में आते भी नहीं हैं, वो कहीं फ़ाइलों में दब जाते हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उस पर ज़िक्र नहीं किया जाता। अगर एक वाक़या रोशनी में आता है उसके पीछे हज़ारों वाक़यात ऐसे होते हैं जो आपको और मुझको पता भी नहीं चलते। एक वाक़या, नुमायाँ वाक़या जिसका मैं इधर ज़िक्र करूँगी वो मुख्तार माई का है। मुख्तारा माई का ताल्लुक़ जो है वो जतोई तहसील से वो बिलोंग करती थी। जून 2022 को एक जिरगे ने इनका गैंग रेप सैंक्शन किया कि इनका गैंग रेप जायज़ है। ये जिरगा मस्तोई बल्लोच क्लैन का जिरगा था और जो वजह थी वो ऑनर रिवेंज थी। बकौल इनके पास जो शिकायत आई कि उसके भाई ने दूसरे कबीले की लड़की के साथ बदतमीज़ी की थी, तो उसका हल ये है कि उस कबीले के जो मर्द हैं वो इसकी बहन का गैंग रेप करें। और ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा आपके मुल्क का कानून है जो कहता है वो बता दें? उसके भाई को ही कहीं रेप करने को क्यों नहीं कहा? लेकिन यहाँ पे हमेशा हदफ औरत को बनाया जाता है कि औरत की कोई वक़्त, कोई इज़्ज़त, कोई हैसियत नहीं समझी जाती। पढ़े लिखे लोगों में भी अक्सर मैं देखती हूँ ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ एक प्लेट में खाना बनेगा, 2 बोटियाँ होंगी तो बेटे को पहले देंगे, बेटी को बाद में देंगे। आप अपने घरों में देख लें, इर्द गिर्द घरों में, कि एक इम्पार्शियल रवैया लड़के लड़की के साथ नहीं किया जाता। ये तो फिर अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब मैंने जो मुझे ह्यूमन राइट्स कमीशन के तवस्सुत से मेरी नज़रों में आए थे। इनमें एक तो औरतों का जेनिटल्स को काट देना ताकि उनको सेक्स की तलब ना हो।
اگر سیکس کی طلب ہوگی تو پھر وہ تو بڑے غلط غلط کام کریں گی. اور مرد کے تو جینیٹل نہ کاٹو نا, وہ تو اس کا پیدائشی حق ہے کہ وہ ہر عورت کے پیچھے جائے, اس کا ریپ کرے. کیا پتا گینگ ریپ میں کہیں پہ ضرورت پڑ جائے, یا اپنی بیوی کا ہی ریپ کرتا پھرے. اگر بیوی کی مرضی سے بھی نہیں اس کے ساتھ ہم بستر ہو رہا تو وہ کیا کہلائے گا. یہ میرا اپنا انٹرپریٹیشن ہے, اور میں جانتی ہوں بہت لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں, مگر ڈر کے مارے کھل کے کوئی نہیں بولتا. اس کے علاوہ کم سن بچیوں کو جن کی ماہواری بھی نہیں آئی ہوتی ان کو بیچ دیا جاتا ہے. اگر دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا تو وہ کہیں گے اچھا ہم پراپرٹی کا جھگڑا ختم کرو, یہ ہم ادھر کی بچی تمہیں دے دیتے ہیں. کسی بڈھے کھسٹ کو بیاہ دی جاتی ہے, اس کی کیا وقت ہوگی. ویسے بھی جو گھر اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے, تو جدھر اس کو بھیجا گیا ہے تو وہ اس کو کیوں عزت دینے لگے اور اس کی پرواہ کرنے لگے. ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے, جب ان کا ماں باپ ان کا بھائی یہ فیصلے لیتے ہیں. اس کے علاوہ خواتین و حضرات, جو دوسری کم سن بچیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اگر ایک مرد ہے اور کسی دوسرے مرد کو اس کی بچی یا بیوی پسند آ گئی تو اس کا حق ہے وہ اپنی بیوی کو پیسے لے کے یا کسی پراپرٹی کے عوض اس آدمی کے ہاتھ بیچ سکتا ہے. یہ ہے حیثیت, یہ ہے ہمارا قانون. لیکن اس جرگے کا رول ایک اور بھی ہے جس کی میں نے شروع میں بات کی. جب وہ ملکی معاملات میں دخل اندازی شروع کرتے ہیں تو وہ اکثر ایسے فیصلے لیتے ہیں, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا انگریس آپ کی پارلیمنٹ تک ہے. اور اس میں ایک واقعہ بتاؤں گی. جون 2024 میں آپریشن عزم استحکام کا لانچ ہوا, جو ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد تیسرا آپریشن تھا. مگر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی نے اس کی شدید مخالفت کی, اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے 1 گھنٹے کے لیے واک آؤٹ بھی کر گئی تھی. اور جے یو آئی ایف نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم اس بات پہ سپورٹ کرتے ہیں, ہمارا اتفاق ہے کہ طالبان کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ گفت و شنید سے معاملہ نپٹایا جائے. جو شخص زبان ہی ہتھیار کی سمجھتا ہو, جو شخص آپ کے فوجیوں کو اور سیولینز کو مار کے ان کا سر کاٹ کے اس کو فٹ بال کی طرح کھیلتا ہو, وہ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی, وہ محبت کی زبان سمجھے گا. تو جب ہمارے پارلیمنٹیرینز بیٹھ کر اور ملک کے مفادات کے خلاف فیصلے لیں گے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہمیں اس معاملے پہ بھی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ معاملے تبھی ہینڈل ہوں گے جب ہم اپنا لا آف دا لینڈ ہمارے چپے چپے میں امپلیمنٹ ہو, تبھی یہ چیزیں ویڈ آؤٹ ہوں گی, لوگوں کو ایک کوجنٹ آلٹرنیٹیو ملے. خواتین و حضرات, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.